नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं और आज हम आपको दिखाएंगे जीत के बाद पहली बार काशी में पीएम मोदी का मेगा शो और पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है, पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत जारी है, जनता की आवाज कैसे पड़ रही है केजरीवाल पर भारी, यह भी आपको सुनाएंगे। यूपी के अकबर नगर में कानून के मुताबिक हो रहा है अतिक्रमण हटाने का काम, लेकिन कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान, ये भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। वायनाड छोड़ने पर बीजेपी ने राहुल गांधी को लपेटा, लेकिन क्या अब रॉबर्ट वाड्रा भी बनेंगे नेता, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर आएगी, वो भी नॉन स्टॉप। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। थोड़ी देर में काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र। सांसद चुनकर आए हैं, शपथ ले चुके हैं और थोड़ी देर में अब वहां पहुंचने वाले हैं। 5 बजे किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दशाश्वमेध घाट जो कि विश्व प्रसिद्ध है गंगा आरती के लिए, वहां पहुंचेंगे, शामिल होंगे। ये आप एक तस्वीर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी आगमन पर तैयारियां कैसी हैं। मैदानी चौराहे पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहां से ये रास्ता दौड़ जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर। वहां पर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और ये रास्ता जाता है दशाश्वमेध घाट की ओर। दशाश्वमेध घाट पर शाम को आरती में सम्मिलित होंगे और कई सारे लोग गुजरात से, बिहार से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्हें ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में हैं, तो शाम को उनके साथ गंगा आरती में शामिल भी होना चाहते हैं। आप वाराणसी से हैं? नहीं, मैं बिहार, पटना। बिहार से? प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं रिजल्ट के बाद पहली बार बनारस। हाँ, तो ये भी तात्पर्य था कि बिहार से आके ऐसा प्रोग्राम बनाए, मालूम चल गया था न्यूज में मुझे। कल बिहार में होंगे प्रधानमंत्री? हाँ, तो कल बिहार में जा रहे हैं ये मालूम था, लेकिन मुझे इच्छा थी कि गंगा आरती के समय उनको भी देखूं। तो शाम को आप गंगा आरती में रहेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे दशाश्वमेध घाट पर? हाँ। आप कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से? हमारे मोदी के गांव से। मोदी के गांव से हैं? हाँ। अरे कैसा लग रहा है आपको बनारस? बढ़िया फील हो रहा है। हम भी शाम को आरती में साथ में शामिल होंगे वहाँ। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद काशी की जनता का आभार जताने वहां पर पहुंचे, काशी जाकर जता रहे हैं। 2014 में ही पीएम मोदी ऐसा करते आए हैं। और 2014 की बात करें तो 16 मई 2014 को लेकर लोकसभा जो चुनाव के नतीजे आए और मोदी 17 मई को काशी पहुंच गए। इसके बाद दूसरी बार 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और मोदी 27 मई को काशी पहुंचे। यह तीसरा मौका है जब जीत के बाद मोदी काशी दौरे पर हैं। 4 जून नतीजे आए और मोदी तीसरी बार पीएम बने और आज और मोदी एक बार फिर काशी की जनता का आभार जताना बिल्कुल नहीं भूले। ये देख रहे हैं 3 तारीख और काशी की कई जगहों पर टैंकर से सप्लाई हो रही है पानी की। गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है। वसंत विहार ओखला में भी पानी का गंभीर संकट बरकरार है। ये देखिए, अब सोचिए, ये ड्रम ले जा रहे हैं, ड्रम ले जाके कहां दौड़ रही है महिला, वो देखिए सामने टैंकर, और वहां पर तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर पहले से ही बहुत सारी ट्रेन रखी हुई है। अब गीता कॉलोनी देखिए, वसंत विहार देखिए, वसंत विहार ओखला, 3 तस्वीरें और तीनों तस्वीरों में आप देखिए लोग कितने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। अब बीजेपी ने हिंसा पीड़ितों से मिलकर पूरी रिपोर्ट तैयार कर। ये आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये उस वक्त की है जब बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी। ये देखिए, दुकानें तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए, कई जगह आग लगा दी गई। अब कूच बिहार में पीड़ितों ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया, बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे घर में आग लगा दी गई थी, कैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया गया था। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कई जिलों में हिंसा हुई थी। नतीजे आने के बाद कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, बर्धमान, कूच बिहार में चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक हिंसा के 500 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। डरे हुए बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर में शरण लिए हुए। इनका आरोप है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी नेता उनके घर जला रहे हैं, इसीलिए वो जान बचाने के लिए परिवार के साथ भाग कर यहां आ गए। ये सभी साउथ और नॉर्थ 24 परगना से आए हैं। देखिए, 2021 में जैसा अत्याचार हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी का नेतृत्व में हुआ था। ममता बनर्जी तब बोले थे कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब शांत है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आए थे,
वो अभी भी अदालत में वो केस चल रहा है। और हम लोग देखे थे कि 10,000 लोग आज का असम बोलिए, बिहार बोलिए, उड़ीसा में भाग गए थे। वो सेम चीज अभी फिर से दोहराया जा रहा है अभी 2024 में। अब देखिए यहां पर बीजेपी का क्या आरोप है कि बंगाल के ज्यादातर इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव के बाद बंगाल के हिंसा प्रभावित जिलों की बात करें तो उत्तर बंगाल में कूच बिहार, दक्षिण बंगाल में नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जंगल महल रीजन में झारग्राम आता है। इनके अलावा बांकुड़ा, हावड़ा, पूर्वी वर्धमान और मुर्शिदाबाद में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हुई। अब बीजेपी का दावा है कि चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा की वजह से उसके करीब 4,000 कार्यकर्ता अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़कर बीजेपी दफ्तर में छुपे हुए हैं, यह कहा गया है। संदेश खाली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संदेश खाली हिंसा पीड़ितों से मिले हैं बीजेपी नेता और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का ममता पर हमला देखने को मिला। ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, ये कह रहे हैं। बीजेपी समर्थकों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते। ममता जी यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी आपको शर्म करनी चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो यहां पर आप देखिए थोड़ा सा, लोकसभा चुनाव में अब 500 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 2023 में हुए पंचायत चुनाव के वक्त भी 50 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसे ही हालात थे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। चुनाव के नतीजे सामने आने के 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की मौत हुई थी। बीजेपी ने 6 पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया था, वहीं टीएमसी ने 5 लोगों की मौत का दावा किया था 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान। और चुनाव के बाद 72 मौत हुई थी। ये आंकड़े आप देखिए, ये आंकड़े जो हैं, ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, ये सारे आंकड़े पश्चिम बंगाल सरकार के हैं। रक्त रंजित इतिहास ममता राज का आपके सामने। शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी, अगर 0.01% भी खामी आई तो एक्शन लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है, सख्त लहजे में समझा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करे एनटीए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्पष्ट शब्दों में। तो फटकार पड़ी है, हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला देखने को मिला। नीट पेपर धांधली पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुका है और ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया और कहा कि पेपर लीक के मामले पर सरकार नया और सख्त कानून बनाएगी। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ तक के हुआ है कि ये कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। आपने यानी आम आदमी पार्टी ने भी नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आम आदमी पार्टी अब प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई विधायक शामिल हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज से गड़बड़ी की जांच सरकार कराए, ये मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर हुआ ये प्रदर्शन। मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें? अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे? तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार
इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर? सरकार क्यों है? सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए। हैदराबाद में नीट मामले को लेकर छात्र संघ प्रदर्शन कर रहा है। अंबेडकर स्टैचू के पास नारेबाजी की और विरोध भी जताया। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने 9 छात्रों को नोटिस भेजा है। नीट मामले में पूछताछ के लिए EOU ऑफिस बुलाया गया है। तो वहीं इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी गई है। बिहार पुलिस की EOU विंग जांच के लिए दिल्ली आएगी। 2 सदस्यीय टीम पेपर मिलान के लिए दिल्ली आएगी। EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने NTA से नीट के ओरिजिनल क्वेश्चन मांगे थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और NTA के टालने वाले रवैये के बाद अब एक्शन में है EOU की टीम। सत्य वायनाड सीट छोड़ने पर अब राहुल गांधी गिर गए हैं। बीजेपी ने कहा है ये पूरे केरल राज्य का अपमान है। केरल के बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने कहा कांग्रेस नेहरू परिवार की पारिवारिक संपत्ति बन गई है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा राहुल ने वायनाड की जनता को धोखा दिया। उन्होंने जनता से रायबरेली से भी चुनाव लड़ने वाली बात छिपाई। पदों की गरिमा को ताक पर रखकर कांग्रेस कल्चर चलाया जा रहा है। पहले अमेठी से भागे, अब वायनाड से भागे हैं। ये भगोड़े नेतृत्व की आज कांग्रेस पार्टी धो रही है। लेकिन ये बहुत मेरी दिली इच्छा जो है वो पूरी होने जा रही है। तो उन्होंने वायनाड को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड की सीट सौंपी। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है क्योंकि यूपी में उनका रहने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग MP बन गए और कांग्रेस के भी उस कड़ी को बढ़ाने में लग गए। ये परिवारवादी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद। रॉबर्ट वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में आने का संकेत दिया। यह भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया प्रियंका गांधी के संसद में शामिल होने के बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ सकता हूं। प्रियंका गांधी का संसद और सक्रिय राजनीति में होना जरूरी है, ये रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। भड़काऊ बयान आया। वो ये कह रहे हैं कि सीएम योगी मुस्लिमों से दुश्मनी दिखा रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश है, ये भी मौलाना कह रहे हैं। मौलाना ने यहां तक कह दिया कि गरीबों को लूटने का काम हो रहा है, जो देश में पहले नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवैध मुख्यमंत्री बता दिया। वैसी कहें या हम कहें, सवाल ये है कि क्या ये देश नहीं देख रहा है कि एक ऐसी आबादी, देश का कर्म, कोई भी जगह हो, सरकार की कोई भी जगह हो, देश की गरीब जनता को रहने का अधिकार देना देश की सरकार का काम है। जो देश की गरीब जनता झोपड़ों में रह रही है, उसको सही जगह देना सरकार का काम है। आप बजाय इसके कि आप उसके झोपड़े वाले को सही जगह दें, आप उसके झोपड़े को अवैध कहकर आप उस पर बुलडोजर चला रहे हो। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ। पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कतई तौर पर, एकतरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी, कि मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीजें और जगह भी चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर हमला बोल रही है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि नीतियों के मामले में योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। पहले लोगों को बसाए, फिर घर तोड़े। बीजेपी ने पलटवार भी किया और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। पूरी तरीके से जो नीतियों के मामले में ये सरकार फेल है, और अकबर नगर में से मुसलमान नहीं रहते, बहुत ही मिक्स
आबादी है जिसको मीडिया में दिखाया नहीं गया है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार को इमीडिएट उसको रोकना चाहिए। रोक कर जो टेम्परेचर है 44 डिग्री है, कहाँ जाएंगे वो लोग, पहले उनको बसाने का पूरा तरीका जब इम्प्लीमेंट हो जाए, लागू हो जाए, तो उनको हटाया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग का आरोप और यह समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों का जो आरोप है तुष्टीकरण करने की राजनीति मात्र है। सवाल तो विपक्ष से होना चाहिए कि अपनी सरकारों के समय में भूमाफियाओं से साठगांठ करके अखिलेश यादव ने ये अवैध निर्माण क्यों करवाया था, और आज वो भूमाफिया और उनके संरक्षणदाता सपाई नेता तो गायब हो गए हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दार्जिलिंग रेल हादसा हुआ था, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और जो लोग घायल हैं उनका नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए हैं और ट्रैक की मरम्मत के बाद अब रेल परिचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है। जमीन पर हमेशा होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, झारखंड के देवघर से बड़ी खबर, बीजेपी की समीक्षा बैठक में जमकर मारपीट हुई। देवघर से बीजेपी विधायक नारायण दास और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के समर्थक आपस में भिड़ गए। जिस होटल में समीक्षा बैठक चल रही थी वो युद्ध क्षेत्र बन गया। दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई, विवाद इतना बढ़ गया कि केस थाने तक चला गया। तस्वीरें आप देखेंगे, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। चौथी बार जीत हासिल करने वाले सांसद के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेरहम से मारपीट किया गया। हमारे खिलाफ भी माम बहन लगा के गाली दिया गया और हमारे साथ भी धक्का मुक्की किया गया। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से एक बड़ी खबर, 2 बार से लगातार सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार का ठीकरा राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और बलिया के बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव पर फोड़ दिया। इनकी वजह से हम हार गए, संजय यादव को बीजेपी का एजेंट बता दिया। रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के अंदर भितरघात हुआ। यूपी सरकार में देवरिया से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और बलिया के बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव और उनकी पूरी टीम ने उनको हरवाया। मेरी हार के यही लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। और अब बात करते हैं गर्मी की। हरियाणा के फरीदाबाद में हीट वेव का गंभीर असर दिखा। आज कई लोगों की मौत हो गई हीट वेव की वजह से, जिसे लू लपट कहा जाता है। जबरदस्त गर्मी के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हुई। अभी सिविल अस्पताल में अचानक मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल की बात की जा रही है। एक बेड पर 2 मरीज इलाज करवाने को मजबूर हैं, क्योंकि इतने लोग त्रस्त होकर आ रहे हैं गर्मी से। उनको बचाने के लिए डॉक्टर भी जद्दोजहद कर रहे हैं। इंसान, जानवर, हर कोई परेशान है। देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी से हाहाकार है और मौसम विभाग ने दिल्ली में लू का रेड अलर्ट कब जारी किया जाता है, जब हालात बद से बदतर हो जाएं। अब बीते 8 दिनों से भी ज्यादा समय से लू का असर जारी है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में ये लू का कहर हो रहा है। हीट वेव ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। वाराणसी इसमें शामिल है, कानपुर शामिल है, मथुरा शामिल है और ऐसे ही 27 जिले और शामिल है जिसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद, मेरठ के साथ 47 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के कारण यूपी में अब तक 190, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, 190 लोगों की मौत हो गई। देश इस वक्त भयंकर गर्मी की चपेट में है, लू के थपेड़े मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो तापमान है उत्तर प्रदेश में वो 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जा रहा है। कई शहर ऐसे भी हैं जहां तापमान 48 और 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। लखनऊ की बात करें राजधानी, तो यहां भी तापमान 47 के पार है और दोपहर होते होते जो सड़कें हैं वो सूनी हो जा रही हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पतालों में जो मरीज हैं जिन्हें लू लगने की बीमारी है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा कि अगले 3-4 दिन तक ऐसे ही भयंकर गर्मी से लोगों को है जो जूझना पड़ेगा। इस तरह गर्मी का जो है मौसम है कि उसकी मार बहुत भयंकर। ये यूपी का हाल है। पंजाब का बताते हैं, पंजाब में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोहाली में भयानक गर्मी से सूख गया है डैम जो लोगों की प्यास बुझाता है। भयानक गर्मी से पर्च बांध में दरारें पड़ गई हैं। बीते 3 महीने में 500 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई है। यहाँ पर क्या हालात बन गए हैं, बड़े बड़े जो क्रैक्स हैं, दरार हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम किसी रेगिस्तान में खड़े हैं या किसी ऐसे इलाके में खड़े हैं जहाँ कभी पानी नहीं होता या वो हमेशा सूखे की चपेट में रहता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह डैम लबालब पानी से भरा रहता था, लेकिन
अब ये पूरी तरीके से सूख चुका है। एक बूंद भी पानी इस डैम में अब नजर नहीं आ रहा। डैम रेगिस्तान लग रहा है। अब जम्मू से लेकर जोधपुर तक जून से कैसे लोग बाग चल रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। 8 तस्वीरें जम्मू की, शिमला की, देहरादून की, दिल्ली की, कानपुर की, पटना की, भोपाल की, जोधपुर की, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हर तस्वीर में एक बात आपको नजर आ रही होगी, प्रचंड गर्मी, धूप, लू, लपट और उससे परेशान आम लोग।